नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन टॉपिक पढ़ रहे थे बुद्धि। बुद्धि में दो चीजें आती हैं, एक तो बुद्धि का मापन आता है। बुद्धि के सिद्धांतों की चर्चा अपन पहले ही कर चुके हैं। अब जो अपनों ने टॉपिक शुरू किया उसकी बात कर रही हूँ। उसमें भी दो चीजें आती है, एक तो बुद्धि का मापन और एक बुद्धि के परीक्षण। बुद्धि का मापन यानी अपन बुद्धि को मापते हैं कि किस बच्चे में कितनी बुद्धि लब्धि है, तो वो तो कहलाता है बुद्धि का मापन। और यदि अपन एक प्रक्रिया जिसके तहत बुद्धि का परीक्षण करते हैं कि एक बालक है वो किस आयु वर्ग के अनुसार बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, तो उनको जिस प्रक्रिया द्वारा अपन नापते हैं, जिन परीक्षणों द्वारा अपन प्रयोग करके आईक्यू लेवल चेक करते हैं, तो वो परीक्षण सारे के सारे किस में जाएंगे? बुद्धि परीक्षण में जाएंगे। तो यदि अपन यहाँ पर बुद्धि परीक्षणों की बात करें तो चलिए शुरू करते हैं कि बुद्धि जो परीक्षण है, आज की क्लास में अपन बुद्धि परीक्षणों को ही देखेंगे और बुद्धि परीक्षणों में भी बेसिक चीजें देखेंगे। यहाँ तक कि मैंने यहाँ पर नई तो बुद्धि का मापन शुरू किया है, नई बुद्धि का परीक्षण, टोटली बेसिक चीजें यहाँ पर चल रही है। तो देखिए, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी उनकी नेचर होती है, उनमें अंतर क्या होता है, अगर अंतर होता है तो वो किस किस आधार पर अंतर होता है, उन सभी चीजों को इस क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के हो सकते हैं। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं जी, बात कर चुके हैं अपन इस बारे में। वैसे तो व्यक्तिगत परीक्षण हो सकते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण, और इसके साथ साथ सामूहिक परीक्षण भी हो सकते हैं, सामूहिक परीक्षण भी हो सकते हैं। दो प्रकार के परीक्षण हो सकते हैं। यदि अपन इनकी प्रकृति की बात करें, इनकी नेचर की बात करें, तो देखिए, वैसे देखें तो व्यक्तिगत परीक्षण भी शाब्दिक व अशाब्दिक दो प्रकार का हो सकता है, और सामूहिक परीक्षण की भी नेचर देखें, प्रकृति देखें या प्रकृति के आधार पर इनका भेद करें तो शाब्दिक व अशाब्दिक ये भी दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बुद्धि के परीक्षण होते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई व्यक्तिगत परीक्षण व सामूहिक परीक्षण में क्या अंतर होता है, व्यक्तिगत परीक्षण कौन से होते हैं, सामूहिक परीक्षण कौन से होते हैं। उसके बाद अपन आगे शाब्दिक व अशाब्दिक की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में अपन ने जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो व्यक्तिगत व सामूहिक परीक्षणों का अंतर ही देखने वाले हैं। तो बुद्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षणों में अपन बुद्धि परीक्षण और परीक्षण में अपना जो मेन टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? सबसे पहले तो आधार, एक टेबल बनाएंगे अपन, आप भी अपने नोटबुक में रजिस्टर में बना लीजिएगा कि बुद्धि परीक्षणों में जो व्यक्तिगत व सामूहिक परीक्षण है उनका अंतर किस किस आधार पर किया जाता है, तो वो आधार यहां पर आ जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत परीक्षण आ जाएगा, और उसके बाद सामूहिक परीक्षण आ जाएगा, सामूहिक परीक्षण। और यहां पर अपन क्या देखने वाले हैं, इन दोनों में कौन कौन सा किस किस प्रकार का अंतर होता है। ठीक है, तो किस आधार पर अंतर किया जाता है, उस आधार पर व्यक्तिगत जो परीक्षण है वो किस प्रकार के होंगे, सामूहिक परीक्षण किस प्रकार से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बात बता देती हूं कि व्यक्तिगत परीक्षण में किसी व्यक्ति विशेष का ही परीक्षण किया जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष की ही परीक्षा की जा सकती है, जिस प्रकार से साक्षात्कार होते हैं। तो साक्षात्कार के समय, इंटरव्यू के समय
एक ही व्यक्ति जाता है जिसके समक्ष बोर्ड बैठा होता है और उस व्यक्ति का मूल्यांकन उस बोर्ड के द्वारा, उन 5-7 लोगों के द्वारा किया जाता है। तो एक ही व्यक्ति का एक साथ साक्षात्कार होता है। तो इसलिए साक्षात्कार किस प्रकार का परीक्षण माना जा सकता है? व्यक्तिगत परीक्षण माना जा सकता है। सामूहिक परीक्षण की बात करें तो अभी आप रीट की एग्जाम देने वाले हो, एसआई की एग्जाम देने वाले हो, तो रीट के एग्जाम में लगभग 16 से 17 लाख बच्चे एक दिन में एक साथ पेपर देने वाले हैं। तो ये परीक्षण कैसा होगा? सामूहिक परीक्षण माना जाएगा। एसआई की एग्जाम में भी 3 दिन में एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, परंतु उसमें भी एक दिन में बहुत सारे, एक से अधिक बच्चों की एग्जाम करवाई जाएगी। तो इसलिए उसको भी सामूहिक परीक्षण में रखा जाएगा, क्योंकि यदि आप 13 तारीख को एग्जाम दे रहे हो तो 13 तारीख को आप अकेले एग्जाम नहीं दे रहे, आपके साथ बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो इसलिए उसको भी सामूहिक परीक्षण में रखा जाता है। तो एक व्यक्ति का परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण और एक से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण किस में जाएगा? सामूहिक परीक्षण में जाएगा। अब अपन बात करते हैं इनमें अंतर किस किस आधार पर कौन कौन सा होता है। सबसे पहले तो अपन इसमें अंतर देखते हैं आयु विस्तार में। आयु विस्तार, आयु विस्तार का मतलब है कि भाई व्यक्तिगत परीक्षण में कौन कौन सी आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे और सामूहिक परीक्षण में किस किस प्रकार के आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे। आपको मैं बता देती हूं कि कुछ जगहों पर आपको लगेगा कि ये चीज गलत है, परंतु मनोवैज्ञानिक तौर पर अपन जब पढ़ रहे हैं तो वो चीजें बिल्कुल उसकी विशेषताओं से ली गई है। ठीक है, तो यहां पर अपन देखते हैं आयु विस्तार। यदि व्यक्तिगत परीक्षण की बात करें तो यहां पर आपको बता देती हूं कि यह परीक्षण बच्चों एवं वयस्कों दोनों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, ये परीक्षण है, इसके माध्यम से बच्चों का परीक्षण भी कर सकते हैं और वयस्क लोगों का परीक्षण भी कर सकते हैं। वयस्क लोगों का मतलब है कि जिसका मानसिक विकास हो चुका है, अब वो 15 से प्लस कोई सी आयु वर्ग का हो सकता है। सामूहिक परीक्षणों की बात करें तो यह परीक्षण केवल और केवल वयस्कों का ही संभव है। यह परीक्षण वयस्कों के लिए उपयुक्त होगा। अब आप यूं सोचेंगे कि परीक्षाएं तो बच्चे भी देते हैं सामूहिक रूप से। यहां पर आप नॉर्मल परीक्षा की बात मत कीजिए, यहां पर अपन बुद्धि से संबंधित परीक्षणों की बात कर रहे हैं। तो बुद्धि लब्धि में या बुद्धि जो परीक्षण है उनमें जो व्यक्तिगत परीक्षण तैयार किए गए हैं वो बेसिक तौर पर, ये नहीं है कि सामूहिक परीक्षणों में सिर्फ वयस्कों को लिया गया, बाद में जैसे जैसे विकास हुआ तो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया गया, परंतु बेसिक रूप में जब व्यक्तिगत परीक्षण तैयार किए गए तो वो तो वयस्क व बच्चों दोनों को शामिल करके किया गया, जबकि सामूहिक परीक्षण में सिर्फ और सिर्फ वयस्कों को शामिल किया गया। और आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ये बुद्धि के परीक्षणों की बात हो रही है, सामान्य परीक्षा की बात नहीं हो रही। बुद्धि के बहुत सारे परीक्षण है, बिने साइमन परीक्षण है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, आर्मी अल्फा है, आर्मी बीटा है, तो उन परीक्षणों की बात अपन कर रहे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो अभी अपनों ने जो परीक्षणों के नाम देखे हैं उनमें व्यक्तिगत परीक्षणों में अपनों ने देखा है बिने साइमन, स्टैनफोर्ड बिने और इसके साथ साथ जो न्यू लंदन का देखा था, उनमें सभी में आयु वर्ग कौन सा था? 3 से 12, 3 से 15, 3 से 16, इस प्रकार के आयु वर्ग थे, है ना। और उनको व्यक्तिगत परीक्षण में शामिल किया गया था
और 3 से 15 तक की आयु वर्ग में बच्चे आ जाते हैं, और उसके बाद 3 से 16, 17, 18 यदि अपन शामिल करते हैं तो वयस्क भी आ जाते हैं। तो इसमें तो दोनों थे। सामूहिक अपनों ने 2 ही देखे हैं, जिसमें आर्मी अल्फा और बीटा है। तो वो जो सामूहिक परीक्षण थे वो सेना की भर्ती के लिए थे। तो सेना की भर्ती, अगर सेना में कोई भर्ती की जाएगी तो वो बच्चों की नहीं होगी, वो वयस्कों की होगी। तो इसलिए वो सामूहिक परीक्षण किसके लिए था? वयस्कों के लिए। उम्मीद करती हूँ अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे की। तो दूसरे आधार की यदि अपन बात करें कि दूसरे रूप में किस आधार पर अपन परीक्षण कर सकते हैं, तो दूसरा जो है वो प्रबंध क्षेत्र। प्रबंध क्षेत्र, प्रबंध क्षेत्र की यदि अपन बात करें तो देखिए इस परीक्षण में कितने लोगों का प्रबंधन करना होगा और इस परीक्षण में कितने लोगों का प्रबंधन करना होगा, यानी व्यवस्थित करना होगा। उन चीजों को अपन यहां पर देखेंगे। तो व्यक्तिगत परीक्षण में जो प्रयुक्त किया जाता है वो व्यक्ति विशेष पर एक ही व्यक्ति होता है। तो यह व्यक्ति विशेष पर ही प्रयुक्त किया जाता है। जबकि ये परीक्षण, सामूहिक परीक्षण की बात करें तो यह व्यक्ति एवं समूह है, दोनों पर प्रयुक्त किया जा सकता है। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि भाई व्यक्ति पर कैसे? तो आप परीक्षण सामूहिक करवा सकते हो, परंतु किसी व्यक्ति विशेष के लिए विशिष्ट व्यवस्था कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं और उस समय एक बच्चे को कोई विशेष प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो उसको आप विशेष सुविधा दे सकते हो, तो उसका विशेष प्रबंधन भी आप कर सकते हो। तो सामूहिक परीक्षणों में व्यक्ति पर भी प्रबंध किया जाता है, समूह पर भी प्रबंध किया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ क्लासेस ऐसी होती है जिनमें कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो एक बच्चे की आई साइड वीक होती है, आंखें कमजोर होती है, तो उस बच्चे को स्पेशली आगे लाकर बैठाया जाता है, तो उसके लिए व्यवस्था की जाती है। हालांकि कक्षा तो एक समूह होती है, परंतु फिर भी किसी एक बच्चे के लिए विशेष रूप से प्रबंध किया जाता है। तो यहाँ पर अपनों ने बात की किसके? प्रबंध क्षेत्र की। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे आयु विस्तार का। तो व्यक्तिगत परीक्षण बच्चों वयस्कों दोनों पर होता है, सामूहिक परीक्षण सिर्फ वयस्कों पर। प्रबंध क्षेत्र व्यक्तिगत में व्यक्ति पर ही किया जाएगा, जबकि सामूहिक में व्यक्ति एवं सामूहिक समूह दोनों को शामिल किया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे अपन बात करते हैं किसकी? समय सीमा की, कि भाई कौन से परीक्षण में ज्यादा समय लगता है, कौन से परीक्षण में कम समय लगता है। तो यहां पर अपन इस चीज की बात करते हैं। तो तीसरा जो अपना आधार आएगा वो कौन सा आएगा? आयु सीमा। आयु सीमा की यदि बात करें तो व्यक्तिगत परीक्षण में अधिक समय लगता है। कैसे? अब मान लीजिए कि आपको 50 लोगों के साक्षात्कार करवाने हैं, 10-10 मिनट का टाइम दोगे तो भी 10 मिनट का एक को दोगे तो 500 मिनट्स हो गए, है ना? तो 500 मिनट में आप एग्जाम को कंडक्ट करवा पाओगे, जबकि 50 लोगों का सामूहिक परीक्षण करवाना है। हर सामूहिक परीक्षण के लिए मान लीजिए कि 60 मिनट तक का टाइम दिया गया है, तो 60 मिनट में सभी के सभी 60 बच्चों की एग्जाम करवा दी जाएगी। तो इसलिए ये जो व्यक्तिगत परीक्षण है इसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति को के लिए प्रबंध करना पड़ता है ना, तो समय अधिक लगता है।
जबकि यदि सामूहिक परीक्षण की बात करें तो इसमें कम समय लगता है। तो ये हो गई समय की सीमा। व्यक्तिगत परीक्षण में एक एक व्यक्ति का प्रबंध करते हुए आप जब परीक्षण करवाएंगे तो वहां पर आपको समय अधिक लगेगा, जबकि उसमें एक साथ एग्जाम करवा दी जाएगी। बात करते हैं आगे। आगे जो आधार है वो आता है विशेषज्ञ, यानी विशेषज्ञ के आधार पर भी दोनों में अंतर होता है। किस आधार पर होता है? देखिए, व्यक्तिगत यदि बुद्धि परीक्षण करवा रहे हैं आप, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए आपको योग्य एवं कुशल, साथ में ध्यान रखना होगा कि योग्य होने चाहिए, कुशल होने चाहिए, या फिर अपन यूं कह सकते हैं सुप्रशिक्षित या सुशिक्षित मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता रहती है। आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी मनोवैज्ञानिक आप बुला रहे हैं, जिस भी मनोवैज्ञानिक को इस हेतु नियुक्त कर रहे हैं, तो यहां पर जो है वो योग्य, कुशल एवं सुशिक्षित मनोवैज्ञानिक होने चाहिए। जबकि इसमें कम योग्य, कुशल व्यक्ति भी हो सकता है। देखिए कैसे, इंटरव्यू के लिए स्पेशली सब्जेक्ट्स के जो टीचर होते हैं उनको बैठाया जाता है, और वो भी अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित, कि किसी में किसी प्रकार की योग्यता अधिक होती है, किसी में किसी प्रकार की योग्यता होती है, तो उनको इस प्रकार से उनका चयन किया जाता है ताकि सामने वाला जो व्यक्ति है या जो बालक है साक्षात्कार देने आ रहा है तो उसका पूर्णतः मूल्यांकन एवं आंकलन किया जा सके। अगर आप एग्जाम करवा रहे हो, सामूहिक परीक्षण करवा रहे हो, तो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज की एग्जाम चलती है, कंपटीशन एग्जाम चलती है, तो इसमें क्या होता है कि सरकार आदेश करती है कि इस सेंटर पर इतने जो टीचर जाएंगे और जो एग्जाम करवा के आएंगे, तो वहां पर वो लोग हैं वो पेपर बांट देते हैं, बच्चे को करना होता है, पेपर में प्रश्न दिए हुए होते हैं, उनको कुछ नहीं करना होता, उनको सिर्फ और सिर्फ बच्चों से वो एग्जाम है सुचारू रूप से करवानी होती है, उनको सिर्फ खड़े रहना होता है। तो कम प्रशिक्षित एवं कम योग्य जो लोग हैं वो भी चल सकते हैं। हालांकि ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है जिसको एग्जाम करवाने का, वो खड़ा हो गया आके और उसने भी एग्जाम कंडक्ट करवा ली, नहीं, परंतु सामान्य नॉलेज, सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी सामूहिक परीक्षणों का आयोजन करवा सकता है, जबकि व्यक्तिगत परीक्षण हेतु कुशल, योग्य, शिक्षित एवं प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक ही आवश्यक होते हैं, वो ही इस प्रकार की एग्जाम करवा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें अपनों ने देखी, इनका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए उसके बाद अपन बात करते हैं अगले अंतर की। तो अगला अंतर कौन सा कहा जा सकता है? तो अगला जो अंतर कहा जाता है वो
वस्तुनिष्ठता का अंतर कहा जा सकता है। कौन सा परीक्षण ऐसा होता है कि जो वस्तुनिष्ठ होता है और कौन सा परीक्षण ऐसा होता है जो वस्तुनिष्ठ नहीं होता? तो इसमें यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपनों को देखना पड़ेगा कि भाई वस्तुनिष्ठता कहते किसे हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठता कहेंगे कि सबसे पहले तो सभी प्रकार के प्रश्न पेपर में होने चाहिए। सभी प्रकार के प्रश्न का मतलब होता है कि जो भी बच्चे को सिलेबस दे रहे हैं अपन, उसमें सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न आने चाहिए। एक तो ये चीज। दूसरी बात, सभी प्रकार के जो प्रश्न आ रहे हैं उनके प्रश्नों के जो उत्तर आएंगे वो बिल्कुल समान होने चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि असमंजस की स्थिति वाली चीज हो, वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि जो उत्तर की जांच की जा रही है वो एक ही कुंजी द्वारा की जानी चाहिए। अगर हाँ इसमें इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रश्नों पता है हमें, एक ही उत्तर है और वो भी बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें होने चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षणों में इस प्रकार की वस्तुनिष्ठता पाई जाती है कि नहीं। वस्तुनिष्ठता का मतलब यही होता है कि भाई समस्त पदों के जो परीक्षण होने चाहिए समस्त पदों से संबंधित, और उनका जो परिणाम निकाला जाए वो भी एक ही आधार पर होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें कहलाएगी, ये परीक्षण की वस्तुनिष्ठता में शामिल की जाएगी। अगर अपन बात करते हैं अब व्यक्तिगत परीक्षण की, तो ये परीक्षण कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, कम वस्तुनिष्ठ होते हैं। साथ ही अपन ये भी कह सकते हैं कि इनका या इनके अक्सर निश्चित उत्तर नहीं होते। तो इनके निश्चित उत्तर नहीं होते। और सामूहिक परीक्षण की बात करें तो ये अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। एक तो ये चीज होगी, ये अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं और इनका उत्तर भी क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए, यदि अपन बात करें वस्तुनिष्ठता की कि इनके उत्तर निश्चित होते हैं इनके नहीं होते, तो आप समझिए, आप किन्हीं 10 बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है। अब 10 बच्चों के इंटरव्यू में आप जब एक एक को बुलाकर प्रश्न पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि सभी को समान प्रश्न तो नहीं पूछेंगे, समान प्रश्न नहीं पूछेंगे, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। और काफी बार ऐसे होता है कि किसी बच्चे से तो बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और किसी बच्चे के सामने आपका दिमाग पता नहीं किस समय कौन सा कार्य करे, तो आप सामान्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो एक बच्चा तो सामान्य प्रश्नों को फेस करता है और एक बहुत ही मुश्किल प्रश्नों को फेस करता है। तो वहां पर सबसे पहली बात तो वस्तुनिष्ठता रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि जिससे आपने मुश्किल प्रश्न किए हैं तो हो सकता है कि वहां पे आपको उत्तर अच्छे नहीं मिले, तो उस वजह से आप निर्णय कर लेते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। और सामान्य प्रश्न किए हैं, वहां पर आपको सारे जवाब मिल रहे हैं, तो वहां पर आप संतुष्ट हो सकते हैं और आप कह सकते हैं कि इस बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, यानी ये बहुत अच्छा है। तो वहां पर फलांकन यानी परिणाम एक जैसे कहाँ हुए। तो इस प्रकार से ये परीक्षण जो है वो कम वस्तुनिष्ठ होते हैं और इनमें अक्सर निश्चित उत्तर नहीं होते। क्यों? क्योंकि अपन कभी कभार व्यावहारिक प्रश्न भी पूछ लेते हैं। देखिए, आपको मैं बात बता देती हूँ
इंटरव्यूज के लिए ये बात कही जाती है कि यदि सामने वाला, आप उसके सामने गए और वैसे ही सामने जो बोर्ड बैठा है उसने तय कर लिया कि बच्चा अच्छा है, आपकी शालीनता हो सकती है, आपका पहनावा हो सकता है, आपके एंटर करने का तरीका हो सकता है जो उन लोगों को प्रभावित कर जाता है, तो वो हो सकता है कि आपको आगे निकालना जाए। तो वो इतने आसान भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि तुम्हारे चाचा का नाम क्या है। तो यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ के गए तो भी वहां से पास होकर आओगे, है ना। और यदि आप जैसे ही घुसे और आपके एंटर करने का तरीका या आपका पहनावा या कोई भी आपका व्यक्तित्व है, बाह्य व्यक्तित्व ऐसा है, कहीं भी आपने ऐसी चूक कर दी जिससे वो लोग पहले ही नाराज हो जाते हैं या वो दिमाग बना लेते हैं कि इसमें दम नहीं है, तो इसको निकालना नहीं है, तो वो आपको नहीं निकालने के लिए ये भी पूछ सकते हैं हमारे मामा का नाम क्या है, यानी और आप कितनी भी अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ कर गए हो उनके मामा का नाम तो बता ही नहीं सकते। तो इसलिए ये चीज कही जाती है इंटरव्यूज के लिए। तो यदि इंटरव्यू के लिए ये बात कही जाती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं भी वस्तुनिष्ठता तो रही नहीं, परिणाम एक जैसे तो आ ही नहीं सकते। उसी प्रकार से यदि अपन सामूहिक परीक्षण की बात करें तो आप रीट की एग्जाम देने वाले हैं, सामूहिक परीक्षण होगा, सबके पास एक जैसे पेपर आएंगे, एक जैसे पेपर आएंगे, आप अपने मस्तिष्क के हिसाब से, और सबके सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी 4 विकल्प दिए हुए होंगे और उनमें एक उत्तर होगा, और सभी के सभी बच्चे यदि उसी उत्तर का चयन करेंगे तभी 1 नंबर मिलेगा, यानी उसी बच्चे को नंबर मिलेगा जो उसी सही विकल्प का चयन करेगा। तो बाद में जब चेक होगी, OMR चेक होगी, तो वो भी इसी प्रकार से होगी कि अगर 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें अ विकल्प सही है, तो 5 प्रश्नों के अ विकल्प कितने लोगों ने दिए हैं उनको नंबर मिलते जाएंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसमें परिणाम भी सही होते हैं और उत्तर भी निश्चित होता है। जैसे मैंने कहा कि 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें 5 नंबर विकल्प सही उत्तर है, तो उत्तर निश्चित है। वो अगर निश्चित उत्तर किसी ने किया है तो सबको नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और इनके उत्तर निश्चित भी होते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें अगले अंतर की यदि अपन बात करें तो देखिए अपन देखते हैं आगे मूल्य, यानी इन परीक्षणों में किसमें कितना मूल्य खर्च होगा। जाहिर सी बात है व्यक्तिगत परीक्षण अधिक खर्चीले होंगे सामूहिक परीक्षणों के बजाय। ये नहीं कहेंगे कि सामूहिक परीक्षणों में खर्चा नहीं होगा, तो अपन यूं कहेंगे कि भाई यह परीक्षण अधिक खर्चीला होता है, ठीक है। जबकि सामूहिक परीक्षणों की बात करें तो यह परीक्षण कम खर्चीला होता है। खर्चा दोनों में आता है, परंतु इसमें ज्यादा खर्चा लगता है। क्यों लगता है? सबसे पहली बात तो अगर अपन 500 बच्चों की एग्जाम करवा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से करवा रहे हैं, तो 500 बच्चों की व्यक्तिगत रूप से एग्जाम करवाएं तो जल्दी जल्दी भी यदि इंटरव्यू करवाए जाएं तो एक दिन में 20 से 30 बच्चों के अच्छे तरीके से इंटरव्यू हो पाते हैं। ज्यादा मान लीजिए 50 बच्चों के इंटरव्यू करवा देंगे। 500 बच्चों को करवाने के लिए आपको 50 यदि एक दिन में करवा रहे हो तो 10 दिन लगेंगे। 10 दिन का खर्चा जो इंटरव्यूअर है, जो एग्जाम ले रहे हैं, उनका 10 दिन का खर्चा आपको देना पड़ेगा। ये एक ही दिन में करवा देगा, तो एक दिन में आप जितने लोग बुलाते हैं उनका खर्चा लगेगा। तो इसलिए ये एक खर्चीली प्रणाली है, जबकि सामूहिक परीक्षण में कम खर्चा लगता है। तो जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन आगे के अंतर भी यहाँ पर देख लेते हैं। आगे इसमें कौन कौन से संबंधित या किस किस में अंतर हो सकते हैं। देखिए
अगले आधार की बात करें तो अगला जो आधार है वो माना जाएगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ये क्या है? इस परीक्षण में व्यक्ति स्वतंत्र महसूस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 5-6 लोग होते हैं, या फिर अपन यूं कहें कि एक परीक्षक भी है, एक ही व्यक्ति है और एक व्यक्ति का व्यक्तिगत एग्जाम करवा रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता महसूस नहीं करेगा क्योंकि उसकी नजर उसी पे रहेगी। अब आप एक क्लास में खड़े हो परीक्षा करवाने के लिए और उस समय एक ही बच्चा एग्जाम कर रहा है, तो उसको स्वतंत्रता महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ उसी पे रहेगा, वो एक ही तो है। और मान लीजिए कि एक हॉल में 20 बच्चों की एग्जाम आप करवा रहे हैं और आप अकेले शिक्षक हैं, तो 20 बच्चों की एग्जाम में 20 बच्चों के ऊपर आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, तो वो रिलैक्स होकर स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए एग्जाम में करेगा। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि इन परीक्षणों में बालक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता, जबकि इन परीक्षणों में बालक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। ये लीजिए, ये व्यक्तिगत व सामूहिक परीक्षण का एक और अंतर हो गया। उसके बाद यदि अपन बात करें तो अपन बात कर सकते हैं शिक्षा के संदर्भ में। तो अगला जो अंतर होगा वो होगा शिक्षा के आधार पर। तो शिक्षा के आधार पर यदि अंतर की बात करें तो ये जो परीक्षण होते हैं ना, वो परीक्षण पढ़े लिखे व अनपढ़ सभी लोगों पर किए जा सकते हैं। ये अक्सर पढ़े लिखे लोगों पर ही किए जाते हैं। तो यहां पर यदि अपन बात करें तो ये परीक्षण पढ़े लिखे एवं अनपढ़ लोगों पर या लोगों के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षण तो पढ़े लिखे एवं अनपढ़ सभी प्रकार के लोगों के लिए, जबकि ये परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए ही होते हैं। अब इस चीज को समझिए आप। मैं ये नहीं कहूंगी कि सामूहिक परीक्षण केवल और केवल शाब्दिक होते हैं, क्योंकि शाब्दिक परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए, अशाब्दिक परीक्षण जो होते हैं वो अनपढ़ लोगों के लिए होते हैं। और सामूहिक परीक्षण में भी दोनों के दोनों प्रकार के परीक्षण होते हैं, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। यहां पर अपने को बेसिक रूप से समझना इस तरीके से है कि आप व्यक्तिगत परीक्षण को आयोजित कर रहे हैं, तो उस समय आप पढ़े लिखे व अनपढ़ सभी लोगों को एक साथ शामिल कर सकते हैं। एक साथ आपने बुला लिया, फिर एक एक का, यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसका उसी तरीके से आंकलन कर लिया, यदि अनपढ़ है तो उसका उसी तरीके से आंकलन कर लिया, क्योंकि उनमें एक एक व्यक्ति का आंकलन किया जा रहा है। तो ये चीज फर्क नहीं पड़ती कि आपने एक परीक्षण में सिर्फ शाब्दिक परीक्षण को शामिल किया है या
अशाब्दिक। इसके दौरान आप शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों परीक्षण एक साथ कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि इस प्रकार के परीक्षणों में ये चीज होती है कि यदि आपने शाब्दिक परीक्षण किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का ही एग्जाम करवा सकते हैं, उन्हीं का परीक्षण करवा सकते हैं। यदि आपको अनपढ़ लोगों का परीक्षण करवाना है तो उसके लिए डे निश्चित अलग से किया जाएगा, उसके लिए डेट निश्चित की जाएगी और उसके लिए अशाब्दिक परीक्षणों का आयोजन किया जाएगा और वो अलग से ही होगा, इनके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक सामूहिक परीक्षा है। एक समय में एक ही सामूहिक परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, अनेक सामूहिक परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाई सामूहिक परीक्षण मूलतः अपन कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के लिए ही हो सकते हैं। जैसे आर्मी अल्फा बना था, तो आर्मी अल्फा पहले ही बना था जिसमें पढ़े लिखे लोगों को आर्मी में शामिल किया गया, परंतु फिर जब सैनिकों की कमी आई तो फिर आर्मी बीटा को लेकर आए थे जिसमें अनपढ़ लोगों को भी सामूहिक रूप से भर्ती किया गया था। तो यहाँ पर अपन बेसिक तौर पर तो यही कहेंगे, परंतु आप इसके बेस पर ये मत समझ लेना कि भाई ये तो शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण होते हैं जबकि इनमें सिर्फ शाब्दिक होते हैं। नहीं, दोनों में ही शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों चीजें आ सकती है, परंतु इनमें जो है वो एक साथ एक परीक्षण में आप दोनों प्रकार के परीक्षण आयोजित कर सकते हैं, जबकि इसमें एक प्रकार में या एक समय में एक ही। और यहाँ पर मैंने पढ़ा लिखा ही क्यों लिया है, क्योंकि सबसे पहले जो सामूहिक परीक्षण बना था वो पढ़े लिखे लोगों पर ही बना था। हालांकि वर्तमान में अनपढ़ लोगों के लिए भी है और उसके लिए अलग से कंडक्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। हाँ, यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं इस आधार पर कि भाई ये तो शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी ये तो शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों होता है। और इस आधार पर यदि पढ़े लिखे को कहें तो पढ़ा लिखे का जो परीक्षण किया जाता है वो शाब्दिक परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। तो आप इस चीज को भी, ये एक बेसिक बात है, हालांकि अपन आगे जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। तो ये शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण होते हैं व्यक्तिगत, जबकि वो शाब्दिक परीक्षण होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे अपन कौन सी चीज देख सकते हैं, कौन सा अंतर इसमें और लिया जा सकता है। तो देखिए, अगर अगले अंतर के आधार की बात करें तो अपन यहां पर व्यवस्था की बात कर सकते हैं। व्यवस्था की बात, ये एक व्यवस्थित परीक्षण होता है, ये कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो सकता है। अब व्यवस्थित और अव्यवस्थित अपन किसके संदर्भ में ले सकते हैं, नकल के संदर्भ में ले सकते हैं। यानी व्यक्तिगत जो परीक्षण होता है, इन परीक्षणों में नकल की संभावना कम रहती है, जबकि इस परीक्षण की बात करें तो इसमें नकल की संभावना अधिक होती है। अब एक या दो लोग परीक्षा करवाते हैं तो वो सब बच्चों पर एक साथ पूरा ध्यान नहीं दे पाते, तो इस वजह से नकल हो सकती है, जबकि इनमें नकल नहीं होती क्योंकि एक ही व्यक्ति का, एक ही बालक का एग्जाम करवाया जाता है। और साथ साथ व्यवस्था के संदर्भ में, नकल के संदर्भ में अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यह व्यवस्थित
परीक्षण व्यवस्थित परीक्षण कहा जा सकता है, जबकि ये परीक्षण इसमें अव्यवस्था की संभावना रहती है, क्योंकि ज्यादा बच्चों की एग्जाम है तो अव्यवस्था कहीं कहीं पर हो सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। यहां पर अपनों ने देखा कि वे एक व्यक्ति की एग्जाम करवा रहे हैं, तो एक व्यक्ति सबसे पहली बात तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो नकल करेगा किसे, पूछेगा किसे। और दूसरी बात ये भी है कि भाई इस परीक्षण में एक व्यक्ति का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो वो कोई अव्यवस्था नहीं करता किसी भी प्रकार की। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि दो बच्चे नकल कर रहे हैं, उनको डांट दिया तो अव्यवस्था हो सकती है। और दो बच्चे नकल कर रहे हैं, उनकी तरफ शिक्षक का ध्यान नहीं गया, और अन्य दो बच्चे जो नकल कर रहे हैं उनकी तरफ शिक्षक का ध्यान गया, उनको डांट दिया, तो वो ये भी कह सकते हैं कि उनको नहीं डांटा। तो इस प्रकार की अव्यवस्थाएं आ सकती है। बात करते हैं आगे, और आगे अपन बात करते हैं इनमें अंतिम अंतर की। तो इनमें जो अंतिम रूप से जो अंतर पाया जाता है वो मूल्यांकन का अंतर भी पाया जाता है। मूल्यांकन, अब मूल्यांकन की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपन यहां पर यूं कह सकते हैं कि इन परीक्षणों में बालक के सभी गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन किया जा सकता है, कि बालक के सभी गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन किया जा सकता है, जबकि इसमें पॉसिबल ही नहीं है। जबकि इन परीक्षणों में व्यक्तियों के सभी गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन संभव नहीं है। तो सभी गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बहुत से बच्चों की एग्जाम करवानी होती है, सामूहिक एग्जाम होती है। तो सबसे पहली बात तो जो एग्जाम होती है उसमें जो गुण दोषों से संबंधित अपन जो प्रश्न देते हैं तो विद्यार्थी किसी की नकल करके भी कुछ कर सकता है, और साथ साथ वह सोच समझकर अपने जो प्रश्न है उनके उत्तरों में बदलाव भी कर सकता है। तो इस प्रकार से पूर्ण संभव नहीं है। और साथ साथ आप सामूहिक एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो तो आप एक बालक पर, एक व्यक्ति पर पूर्ण ध्यान भी नहीं दे पाते हो। तो इसलिए यहाँ पर सभी गुण दोषों का ज्ञान संभव नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि साक्षात्कार इसीलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि एक व्यक्ति की भाषा संबंधी, उसके व्यक्तित्व संबंधी गुणों का पता लगाया जा सके। तो इसलिए साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। व्यक्ति को बोलना कैसे आता है, वो उसमें बोलने की क्षमता कैसी है, उसके पास भाषा कैसी है। तो इसलिए जो साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है, और साक्षात्कार के दौरान जो इंटरव्यूअर है वो बालक में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर साथ साथ वो हाव भाव भी देखता रहता है। तो हाव भाव के माध्यम से और विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसके सभी गुण दोषों की जांच की जा सकती है। तो ये थे व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षणों में अंतर। यहाँ पर अपनों ने बात की बुद्धि के परीक्षणों की।
तो बुद्धि के परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तिगत भी होते हैं, सामूहिक भी होते हैं। और व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षणों की यदि अपन बात करें तो इन दोनों में किस किस प्रकार के मौलिक अंतर होते हैं वो चीजें अपनों ने यहाँ पर देखी। बेसिक बात इतनी थी, व्यक्तिगत में एक व्यक्ति विशेष का मूल्यांकन किया जाएगा, आंकलन किया जाएगा, जबकि सामूहिक परीक्षण में बहुत से व्यक्तियों, बहुत से बच्चों का सामूहिक आंकलन किया जाएगा। यहाँ पर दो चीजें ऐसी आई है, जैसे एक तो बच्चों व वयस्कों, और इसमें अपनों ने वयस्कों को शामिल किया। तो थोड़ी सी बुद्धि परीक्षणों के विकास के आधार पर ये चीजें गलत साबित हो जाती है। दूसरी बात, अपनों ने पढ़े लिखे व अनपढ़ लोगों की बात की, यानी यहाँ पर अपनों ने शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण शामिल किए, जबकि यहाँ पर अकेला शाब्दिक परीक्षण शामिल किया। हालांकि समय के साथ साथ ये भी बातें गलत साबित हो जाती है, क्योंकि वर्तमान में जो अपन कर रहे हैं सामूहिक परीक्षण, उसमें अपन अशाब्दिक व शाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण कर रहे हैं। तो आप वर्तमान दृष्टि से, कभी कभार विशेषताएं पूछ ली जाती है इस प्रकार की, तो वर्तमान दृष्टि से यदि विशेषताएं पूछ ले तो सामूहिक में दोनों है, परंतु बेसिक रूप से पूछ लिया जाए, इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक परीक्षण पहले शामिल किए गए थे। तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अपना जो परीक्षणों के प्रकार है वो तो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले तो अपन बात करेंगे परीक्षणों में व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षणों की। तो व्यक्तिगत परीक्षणों में कौन सी विशेषता होती है, सामूहिक परीक्षणों में कौन सी विशेषता होती है, ये चीज अपनों ने देख ली। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई व्यक्तिगत परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, सामूहिक परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दोनों में ही, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। इनमें भी बेसिक अंतर रहता है। क्या रहता है देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।